सत्ता कैसे बनी रहे। वो तो इतने बड़े पुरुषार्थी थे कि जिस कमेटी के चेयरमैन थे, भारत रत्न बांटने वाली कमेटी के चेयरमैन थे, उसी चेयरमैन ने अपने आप को ही भारत रत्न दे लिया। इतने बहादुर लोग थे। तो 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? बाल दिवस अगर भारत में मनाना है तो गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवादी और जिहादियों के सामने पूरी ताकत लगा करके मजहब इख्तियार नहीं किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने समुंदर को छोड़कर नाली को नहीं अपनाया और अपनी जान दे दी, उस दिन 26 दिसंबर को भारत में बाल दिवस होना चाहिए। तो पंजाब सरकार इसकी घोषणा करे कि पंजाब में बाल दिवस 14 नवंबर को नहीं होगा, बाल दिवस 26 नवंबर को होगा। शहर शहर गांव गांव फेरियां निकलें, बताया जाए 26 दिसंबर को क्या हुआ था। वो उनकी शहादत हुई थी, उनकी याद में उनकी बहादुरी को कन्वर्ट किया जाए। ये शहादत बच्चों के लिए गम का, बच्चों के लिए अफसोस का दिन न बने, बल्कि ये शहादत उन्हें ताकत दे और साहस पैदा करे। और भारत में साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बनने की बच्चे सोचें, ना कि मक्कार, दलाल, चापलूस, लाल, जिनकी गिनती है जो दंगा कर सकते हैं, जो जिहाद फैला सकते हैं, जो देश को तोड़ सकते हैं, जो रेलों में आग लगा सकते हैं, जो बीमारी को फैला सकते हैं, जो चौराहे चौराहे सड़कें सड़कें रोक करके देश की मजबूत सरकारों को कमजोर कर सकते हैं, हिला सकते हैं, डिगा सकते हैं, झुका सकते हैं। सरकार उनकी बात सुनती है। वो ऊधम सिंह के परिवार के किसी एक वंशज को ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पाती है। इसलिए अफसोस है, जब वो नौकरी मांग रहा था, ये तो मैं सरकारों से गुस्सा है। अरे समाज में करोड़ों ऐसे लोग हैं, हजारों बड़े बड़े धनाढ्य हैं भाई। अगर किसी के अंदर इतनी भी ज़र्फ था उसमें कि सरकार एक नौकरी नहीं दे पा रही, एक ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पा रही, करोड़ों गद्दारों को, डकैतों को, लुटेरों को, जो कल तक चंबल में डकैत थे, वो आज पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं। उनके बच्चे अपना बर्थडे हवाई जहाज में मनाते हैं, बाप दादे जेल में हैं। क्या भारत है ये? और ऊधम सिंह के परिवार का कोई वारिस उसे कोई नौकरी 5,000 की नहीं दे पाया। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे पाखंडी लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इतना बड़ा बड़ा संसार चलाने, सब कुछ सरकार पे भी मैं छोड़ दूं तो मैं कभी कभी मानता हूं कि सरकार के लोगों तक, कान में तक पहुंचाने के लिए जो लोग हैं वो दलाल सरकार के लोगों को भी सही बात नहीं बताते हैं। ये सरकार का काम नहीं है कि राजपथ पे कौन घूम रहा है। क्या ये डिपार्टमेंट बनता और ऐसे तमाम सारे लोगों को स्थापित किया जाता ताकि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे आम समाज में भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक छोटी सी नौकरी ये सोच के दे देते कि भाई ये हम ऊधम सिंह के परिवारों को दे रहे हैं, इसलिए वो काम कितना जानता है कितना नहीं जानता, एक मैसेज जाता, समाज की भी चुप्पी रही। ऊधम सिंह के उस परिवार के लड़के ने आत्महत्या कर ली, ये खबर नहीं बनी। आत्महत्या आत्महत्या है। मुंबई में आत्महत्या होने वाली खबर इस देश के राष्ट्र की आत्मा झकझोर देती है। दुनिया में चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, उसके बारे में बहुत सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा अफसोस सिर्फ ये नहीं है कि उसने आत्महत्या की, मेरा अफसोस यह है कि कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, भारत की सेना पे गोली चलाने वाले लोग, भारत के संविधान, भारत के राष्ट्र को, सनातन को गाली देने वाले लोग, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरगना, उस सरगना की निहायती जिसे कह सकते हैं आप, शर्मनाक, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हिंदुस्तान का गद्दार
देश का गद्दार, संविधान का गद्दार, उस गिलानी के परिवार के लड़के को 1 लाख रुपए की नौकरी जम्मू कश्मीर की सरकार देती है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस देश में गद्दारों को पूजा जाता है, इस देश में गद्दारों को ताकत दी जाती है। इसलिए देश में गद्दार और चाटुकार और दलाल और बौने पैदा होते हैं। हमने 70 साल में जो निजाम खड़ा किया है उसमें भगत सिंह पैदा नहीं होगा, उसमें ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय पैदा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हम नहीं डिजर्व करते ऐसे लोगों के लिए। हम मूसा दुजाना को पैदा करते हैं और उनके मरने पे उनको बड़ा बड़ी रकम भी देते हैं, उनके परिवार वालों को। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनका महिमा मंडित होता है, उस पर महीनों महीनों डिबेटें चलती हैं टेलीविजन पे। हम बहुत सेलेक्टिव हैं, हम बहुत हिपोक्रेट, मुनाफिकत और मक्कार हैं। दुख बात इस बात का नहीं है कि ऊधम सिंह के परिवार को आपने 5,000 की नौकरी नहीं दी। जो खुलेआम हाफिज सईद के साथ जाके लाहौर में बैठते हैं, जिनका किरदार पूरी दुनिया को पिछले सालों से पता है, आप उनके बच्चों को भारत सरकार के देख रेख में जो जम्मू कश्मीर चल रही थी, उस जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री ने, उस जम्मू कश्मीर सरकार की मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो एक आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ खड़ी है, उसने 1 लाख की नौकरी दी और यह समाज चुप रहा। यह सवाल क्यों नहीं उठा? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्यों नहीं हुई? लोकसभा में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे उन्होंने इस पे हंगामा क्यों नहीं किया? एक बार तो ऊधम सिंह की वो कहानी सुनाते जो जनपद से चंद किलोमीटर भी नहीं है, चंद कदमों के फासले पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। एक किसी ने नाम लिया हो कि ऊधम सिंह इस दिल्ली में चंद कदमों के दूर 5,000 की नौकरी मांगते मांगते उसको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ गई। लेकिन इस देश में गद्दार फल फूल रहे हैं, खुलेआम गद्दारी करते हैं भारत राष्ट्र के खिलाफ, लेकिन उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई टेलीविजन निकाल रहा है, कोई अखबार निकाल रहा है, उनको फंड करने वाले इस देश में मौजूद हैं, इस देश के बाहर भी मौजूद हैं, लेकिन इस राष्ट्र को बचाने में जो शक्तियां खड़ी हुई हैं उनसे कोई ये पूछता नहीं है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं। उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए सत्ताएं बदलती रहती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती, और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी ऊधम सिंह पैदा नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, भाई परमानंद नहीं होंगे, सुभाष नहीं होंगे, वीर सावरकर नहीं होंगे, महाराजा छत्रपति शिवाजी नहीं होंगे, खुदीराम बोस नहीं होगा। दलाल पैदा होंगे, दलाल, चाटुकार पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, बौने पैदा होंगे, लुटेरे पैदा होंगे और कपड़े बदल के पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। हमने व्यवस्था बनाई है। हम सब कुछ सरकारों के बल छोड़ देते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार समाज का आईना होती है। जब समाज के अंदर चेतना शून्य हो जाती है तो शुद्ध रूप से मक्कार पैदा होते हैं। एक वाइब्रेंट समाज, एक जिंदा कौम जब खड़ी होती है तो दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत भी उसके सामने झुकती है। हमारे देश में उल्टा हुआ, सरकार ने समाज को झुका दिया, क्योंकि समाज सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द रह करके प्राप्त करने में लगा हुआ है। अपने पुरुषार्थ पे, अपनी ईमानदारी पे, अपने कंधों पे
उसे यकीन नहीं है। इसलिए सब कुछ प्राप्त करने के लिए सत्ता के साथ जुड़े रहो, जायज नाजायज सत्ता की बातों पे खामोश रहो, चुप्पी साध लो। मेरा काम हो गया, इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार एक ही बात का पक्षधर हूं, सत्ता को जिस दिन ये भ्रम पैदा हो गया कि वो समाज को चलाएंगे, उसका कभी नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। मैं कहता हूं समाज को यह भ्रम पैदा होना चाहिए, राष्ट्र की मेजॉरिटी को यह भ्रम पैदा होना चाहिए कि हम जिसको चाहेंगे उसको सत्ता पे बिठाएंगे, हम जिसको चाहेंगे सत्ता से उतार देंगे। जिस दिन भी समाज और सत्ता के बीच में यह सामंजस्य बन गया कि जिन कारणों से हमने तुम्हें सत्ता पे बिठाया है, हमने अपना घर भरने के लिए नहीं बिठाया है, हमने अपने बेटे बेटी की नौकरी के लिए नहीं बिठाया है, ठेके लेने और देने के लिए नहीं बिठाया है, हमने तुम्हें राष्ट्र को बचाने और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बिठाया है। लिहाजा अगर राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से हो, संविधान में जो गलत काम किए गए हैं हो, संसद में जो गलत तरीके से काम किए गए हैं उन्हें ठीक करना हो, कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से इस देश के समाज को बांट दिया हो, तो उनको पहले ठीक करिए, बाकी काम होते रहेंगे। 70 साल से इस देश ने नहीं सोचा सत्ता क्या कर रही है। पहली बार इस समाज को एहसास हुआ है कि सत्ता पे बैठने वाले और समाज के बीच में कुछ दूरी कम हुई है। सत्ता पे बैठने वालों को एहसास है कि 70 साल के बाद क्या वजह है। ये वही समाज है, ये वही लोग हैं जो कल तक किसी और को वोट देते थे। जब इनको सच पता चला तो ये समाज जागृत हो गया और उन्होंने सत्ताएं बदली। और मैं यकीन से कहता हूं, जितना मैं घूमता हूं, जितने लोगों से मिलता हूं, कि आज दिल्ली की गद्दी इसलिए नहीं बदली गई है कि कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को कुछ ठेके चाहिए, कुछ पैसा कमाना है। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने, जिसको यह भी नहीं पता था कि मुद्दा क्या है, उसे एक ही बार पहली बात समझ में आई, राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र को बचाने के लिए यही वो लोग हैं जो पहली कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने उसे ये भी नहीं पता कि उसका लोकल एमपी कौन है, लोकल एमएलए कौन है। उसे एक चेहरे पे, एक सूरत पे, एक शख्सियत के ऊपर ये यकीन और भरोसा हो गया कि ये बचा सकता है। उसने कुछ नहीं पूछा, पूरी ताकत से आपको सत्ता में बिठा दिया है। सत्ता पे बैठने वालों को एहसास है कि 70 साल के बाद क्या वजह है। ये वही समाज है, ये वही लोग हैं जो कल तक किसी और को वोट देते थे। जब इनको सच पता चला तो ये समाज जागृत हो गया और उन्होंने सत्ताएं बदली। और मैं यकीन से कहता हूं, जितना मैं घूमता हूं, जितने लोगों से मिलता हूं, कि आज दिल्ली की गद्दी इसलिए नहीं बदली गई है कि कुछ लोगों को, कुछ संगठनों को कुछ ठेके चाहिए, कुछ पैसा कमाना है। नहीं, इस देश के गरीब से गरीब आदमी ने, जिसको यह भी नहीं पता था कि मुद्दा क्या है, उसे एक ही बार पहली बात समझ में आई, राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र को बचाने के लिए यही वो लोग हैं जो पहली कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जाने अनजाने उसे ये भी नहीं पता कि उसका लोकल एमपी कौन है, लोकल एमएलए कौन है। उसे एक चेहरे पे, एक सूरत पे, एक शख्सियत के ऊपर ये यकीन और भरोसा हो गया कि ये बचा सकता है। उसने कुछ नहीं पूछा, पूरी ताकत से आपको सत्ता में बिठा दिया है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ को भूलने लगते हैं, जब हम इन बातों को भूल जाते हैं कि आखिर हम कौन थे, कहां से आए थे, तो फिर याद रखिएगा कि ऐसी कौमों को फिर कभी मौका नहीं मिलता। पंजाब के युवा मेरे मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम मेरे साथियों, मैं बार बार कहता हूं
कि आप उस दौर में आए हैं जब आपके पास अपनी बात कहने की ताकत है, फ्री में है, बहुत पैसा नहीं है, ना के बराबर पैसा लगता है। अपने मन के अंदर जो छुपा रखा है सालों से, जो घुटन है अपने अंदर के मन की, जिसे कोई सुनता नहीं था, जिसे कोई छापता नहीं था, जिसे कोई दिखाता नहीं था, क्योंकि इस देश का मीडिया, इस देश का कम्युनिकेशन भी एक तरफा नैरेटिव क्रिएट करता था। इसलिए आपके मन में राष्ट्र के प्रति बहुत कुछ करने की जो तमन्ना थी, जो उत्साह था, आज आपके हाथ में वो ताकत है। अपनी मर्जी से फील्ड चुनिए। कैरियर तो हमने हजारों साल से लोगों के देखे हैं, बड़े बड़े कैरियर बनाने वाले लोग हैं। वो कैरियर बना के चले जाते हैं, लेकिन जो सच में इस देश का कैरियर को ढो रहे हैं, देश उन्हीं से चल रहा है। कैरियर की चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोग कैरियर बना के वापस लौट आए हैं। कर्नल आर.एस.एन. सिंह जैसा आदमी जो फौज में कर्नल था और रॉ के अंदर थे, संपन्न परिवार के हैं, उनको कुछ नहीं करना है। हजारों लाखों फौजियों की तरीके से वो भी एक थे। निजी तौर पे अपना जीवन एक साधारण आदमी की तरह जीते हैं, लेकिन आज इस देश के सामने आने वाली चुनौतियों को, इस देश की सीमाओं को, जिन लोगों से खतरा है, उसके बारे में जो उनकी महारत है, जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत कम लोगों की है। ये जो नकली लोग टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, अरमा वर्मा टाइप के, ये जो चोपड़ा टाइप के लोग बैठ जाते हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। ये इनका धंधा है टेलीविजन पे आकर के बैठना, और 2-4 हजार रुपए मिलते हैं वो ले जाते हैं। आज बड़े बड़े कैरियर छोड़ करके लोग नीचे आ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसे आज से चंद साल पहले मूर्खों जैसा काम कहा जाता था। कहां आप ये बेकार राष्ट्रवाद की बात में पड़े हुए हैं, कहां देश के उत्थान की बात में पड़े हुए हैं, कहां आप सनातन की बात कर रहे हैं। ये सब छोड़िए, कैरियर बनाइए, पैसा कमाइए, मजे कीजिए। आज आप पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी कार, आपका मकान और ये पैसा आपको जिंदा नहीं रख पा रहा। ये पैसा आपकी जान को नहीं बचा पा रहा। इसलिए कोई कैरियर चुने, लेकिन कैरियर का माध्यम सिर्फ इतना ही चुने कि आपका जीवन चले। लेकिन ये जो राष्ट्र के सामने चुनौती है, जो घर के बाहर चुनौती आपके पहुंच गई है, जो दरवाजे पे पहुंच गई है, बड़ी कोशिश की एक पड़ोसी मुल्क ने जो पंजाब को काट करके बना है, उसने एक पूरा मूवमेंट चलाया और आपको भरमा दिया और एक मूवमेंट के नाम से भारत को कमजोर किया। और जो उनके हेडक्वार्टर हैं जहां आप लोग नहीं जा पाते हैं, मैं अपने 12 साल के जीवन में बहुत चीजों को नजदीक से देख के आया हूं। वहां यह तय हुआ कि जितनी भी मार्शल रेसेस हैं भारत में, उनको भारत राष्ट्र के खिलाफ धीरे 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 कन्विंस करके कैसे उनको उनके राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करो। और बहाने बनाए गए, उसमें हमारे राजनेता भी शामिल थे, जिसके कारण एक साधारण से आदमी को राजनीतिक एजेंडे के तहत एक आतंकवादी और उग्रवादी बनाया। और कैसे एक इतनी बड़ी सोच को पनपने दिया, क्योंकि हम सो गए, हमने अपनों के बीच काम नहीं किया। और आखिर में एक परिवार के सबसे बड़े लड़के और सबसे छोटे लड़के के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि आज वंकबूर के अंदर मैं बहुत सारे नारे सुनता हूं। आज लंदन की सड़कों के ऊपर अपनी ही रूट्स को,
अपने ही दादे परदादों को गाली देने में लोग गर्व महसूस करते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को भूल गए, वो साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की कुर्बानी को भूल गए, वो शीशगंज को भूल गए, वो गुरु अर्जन देव की कुर्बानी को भूल गए। इसलिए सत्ता और पैसे के स्वार्थ में जीवन बहुत समय तक नहीं चलता है। जिन सरकारों ने, जिन ताकतों ने आज आपको पैसे के बल पर अपनों से के खिलाफ खड़ा कर दिया है, वही ताकतें, याद रखिएगा, आपको समाप्त करने के लिए किसी और को खड़ा कर देंगी। तब आपके जो छूटे हुए भाई हैं वो बचाने के लिए इसलिए नहीं आ पाएंगे कि आपने उनको पहले समाप्त कर दिया है। वो आपको ऐसा निहत्था और अकेला करेंगी कि जिस दिन आपकी जरूरत समाप्त हो जाएगी उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। ये एक लंबा षड्यंत्र है जिनका पूरा इतिहास सिखों के कत्लों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी आंखों से तमाम सारे वो कत्ल देखे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं, खासतौर से पंजाब के युवाओं से कहता हूं, मैं एक किताब आपको बताता हूं। ये किताब थोड़ा रेयर है लेकिन मिलेगी। हमारे पुरखों ने लिखी है, हमारे बाप दादाओं ने लिखी है। वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है आज, वो किसी विचारधारा में नहीं है। उन्होंने जो देखा वो लिखा है। उस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब। मुस्लिम लीग ने सिखों और हिंदुओं के ऊपर कैसे हमले किए, यह किताब का नाम है। इंग्लिश में टाइटल है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। किताब के राइटर का नाम है गुरबचन सिंह तालिब। इनका कोई वंशज राजनीति में नहीं है। उस किताब को पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह को याद कीजिए, उनके पुत्रों को याद कीजिए, बंदा बहादुर को याद कीजिए, भाई मतीदास को याद कीजिए। ये कौन थे, कहां से आए थे? ये सब सनातन धर्म के पुत्र पुत्रियां थे। सनातन पे संकट आया, लुटेरों, बदमाशों, बलात्कारियों ने जब मुगलों की शक्ल में इस देश के ऊपर सनातन पे हमला किया, भारत पे हमला किया, तो हमारे ही परिवार के मेरे भाइयों, पंजाब के तमाम बुजुर्गों के साथ बैठे, पता करें कि चंद लोगों ने कैसा खेल खेला है, कैसा नशा आपको दिया है कि आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी उत्पत्ति सबको भूल के खड़े हो गए हैं। और किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं? जिन्होंने मेरे बाप दादाओं पुरखों को और मेरे परदादाओं को मारा है, मजहब के नाम पे मारा है, उनका कोई कसूर नहीं था। ये कल की कहानी है, कोई पुरानी नहीं है। लेकिन उसी दरमियान एक और पाप हुआ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A के बाद ये मेरी मुहिम का हिस्सा है। और मैं चाहता हूं कि छात्र वो किसी विचारधारा का हो, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब चीज तथ्यों पे होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र जब किसी बात को भावनात्मक तौर पे रखता है और उसमें तथ्य और तर्क कम होता है तो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। ये सड़कों पे जोर जोर से भारत माता की नारे लगाने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली। आपको, आने वाली नस्लों को तर्कों पे, लॉजिक पे, रीजनिंग के साथ, रेफरेंस के साथ उसको मजबूत करना होगा, ताकि जब आप जो बात कहें उस बात को कितना भी कोई घोर विरोधी हो आपका, वो आपकी बात को काट ना पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि
कि जो आज आपने मुझे मौका दिया है उसमें मैं जो भी कुछ चाहता हूं उसमें मेरी कोशिश है कि छात्र छात्राएं एक ऐसे विश्वविद्यालय जहां से हमेशा राष्ट्रवाद की लौ जली है, जो भी बनारस गया, चाहे भारत के प्रधानमंत्री भी बनारस से चुनाव लड़ने गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो तस्वीर याद है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जो एक प्रतिमा लगी है, उस पे माला चढ़ाने के बाद आगे बढ़े। और ये मैसेज भी दिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि अपनी रूट्स को मत भूलो, सत्ता आनी जानी है, अगर रूट से कट गए तो आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाए, पैसा कमा सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग अपनी रूट्स के साथ रहते हैं उनकी दुनिया में इज्जत होती है। लिहाजा 1993 में देश की सरकार ने एक जघन्य अपराध किया और इत्तेफाक से हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, लॉयर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं, उनको ताकत नहीं देते, उनका मॉरल बूस्टअप नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि 1993 में एक सरकारी ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन दिया गया और रातों रात मुसलमानों को किसी तरीके से पुचकारो। जो आपने 1947 के बाद खून उन्हें लगाया था उनकी जबान पे, उस खून को बरकरार रखो। तो आपने एक आदेश जारी कर दिया माइनॉरिटी कमीशन बनाने का, और रातों रात आपने बना किसी बुनियाद के, बिना किसी बहस के, संसद में, संसद के बाहर, ना संविधान का सहारा लिया, ना आपने संसद का सहारा लिया। आपको लगा कि आनंद फानन में कुछ भी ऐसा कर दो जिससे मुसलमानों को हम संतुष्ट रख सकें, ताकि उनकी जिहादी मानसिकता को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। लेकिन जिन्हें जिहाद का खून लग चुका है 1400 साल पहले, वो दुनिया में कहीं नहीं रुकने वाले। वो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में जिहाद फैलाते हैं। तो भारत उनके लिए कोई नया नहीं है। कश्मीर में से लेकर के जो ये कन्वर्जन 14 साल से चल रहा है, वो एक एजेंडे के साथ चल रहा है, लेकिन आपको गलतफहमी है। लिहाजा हुआ क्या कि आपने एक आदेश जारी कर दिया और माइनॉरिटी कमीशन बन गया, और 2006 के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई जो असंवैधानिक है। लेकिन हम सब लोगों ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम जब ये सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं राइट विंगर है, कोई हमें आरएसएस से जोड़ता है। अरे कोई आरएसएस का हो या ना हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भाई हमारे उस दोस्त ने जब ये आरटीआई लगा के सरकार से पूछा कि ये बताइए कि जो माइनॉरिटी कमीशन है इसमें कौन माइनॉरिटी होगी, इसकी क्या बुनियाद है, इसकी क्या परिभाषा है, तो कोर्ट, तो भारत सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। और उन्होंने कहा ना, इसका हमारे पास कोई भी किसी किस्म का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कौन जो है माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी है, हमने इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अपीस करना था तो आपने अपीस कर दिया। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे और मेरे बीच में यह है, और तमाम देश भर में, दुनिया भर में, जहां तक आपके माध्यम से यह आवाज जाए, मैं ये सवाल उनके सामने रखना चाहता हूं कि 1976 में भारत के संविधान के अंदर रात के अंधेरे में बिना किसी बताए, जब देश का सारा विपक्ष, तमाम लोग इमरजेंसी में जेल में थे, 42वें संशोधन के तहत आपने भारत के प्रीएम्बल के अंदर दो शब्द जोड़े, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। इस पे विवाद, इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन मेरा यहां रेफरेंस सिर्फ इतना ही है कि 1976 में जब भारत सेकुलर हो गया था तो फिर ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? एक सेकुलर स्टेट के अंदर सब बराबर है, तब भी आपने बनाया। और बड़ा झूठ क्या है कि 30 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है और 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है। तो ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि पहले तो सेकुलर भारत में ये बना क्यों, और बना तो फिर इसकी क्या परिभाषा थी? अब आप परिभाषा नहीं बता पा रहे, तो आरटीआई में सरकार ने कहा हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
और उसके बाद जो जघन्य अपराध हुआ, जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही चाहता हूं, आपके माध्यम से चाहता हूं, इस ऑर्डर के कारण देश भर में जहां जहां भी ये 5 कम्युनिटी रहती हैं, ये माइनॉरिटी में है। उसका जमीन पे क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, वहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। लेकिन इस आदेश के तहत 98% मुसलमान वहां अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में हैं, और 2% हिंदू मेजॉरिटी में है। कश्मीर में जो माइनॉरिटी में हिंदू है वो मेजॉरिटी है, और वहां जो मेजॉरिटी में मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है और 89% क्रिश्चियन है, लेकिन 11% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे देश में 8 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन इस आदेश के तहत वो मेजॉरिटी में है। और हुआ क्या कि 93 से लेकर 2020 तक हजारों करोड़ों अरबों रुपया मेरे और आपके टैक्स का और हमारे मंदिर पे चढ़ने वाले पैसे का भी सरकार ने सदुपयोग किनको किया? इस झूठे माइनॉरिटी कमीशन के अंदर आने वाले तमाम लोगों में, उसमें भी सिर्फ मुसलमान, क्योंकि इस देश में सिखों को कोई अनुदान नहीं चाहिए, पारसियों ने कभी कोई मांग नहीं मानी, उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो आपने 93 से लेकर 2000 तक इलीगल तरीके से, गैर कानूनी से इस देश के सेकुलरिज्म मूल भावना के खिलाफ जाके, इस देश की संविधान के खिलाफ जाकर के एक राष्ट्र के नागरिक के बीच में आपने भेद किया और अरबों खरबों रुपया दे करके आपने मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश की, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश की। और आपने कहा कि भाई ये जो अरबों खरबों रुपया पिछले 50-60 सालों से गैर जरूरी तौर पे गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी की तमाम स्कीम उनको मिलनी चाहिए, कश्मीर में मिलनी चाहिए, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में लेकिन नहीं मिली, वो भी वहां की मेजॉरिटी ने खाई। क्या यह सवाल उठाना राष्ट्रवाद के खिलाफ है? क्या यह सवाल उठाना मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है? लेकिन हम नहीं बोलते। हम इसलिए नहीं बोलते कि हमारा जो पूरा समाज है वो किसी लालच में है, कोई हमारा नुकसान ना हो जाए ये सवाल उठाने से। अरे सनातनियों, आप मानते हो मृत्यु एक ही बात आती है, दुनिया की कोई ताकत उस मृत्यु को आपसे रोक नहीं सकती, कोई विकास, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तय बता दिया कि पूरी दुनिया में जिनका स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 2 थे, पूरी दुनिया में नंबर 2 थे, उनके यहां स्वास्थ्य सेवाएं इतनी भयानक थी, उस इटली का सफाया हो गया। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, लाखों लोग मरे हैं उनके यहां, रोक नहीं पाए। यह आप ही का पुरुषार्थ है कि तमाम सरकारें आने के बाद भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे जो कार्य कर रहे थे, उनके कारण आज भी सनातन बचा रहा, और जिसके चलते आज भी भारत में मौतों का सिलसिला उतना बड़ा नहीं है जितना पूरी दुनिया में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, सच को सच बोलिए। अध्यापक जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो ऐसा विद्यार्थी पैदा करेगा जो चंद्रगुप्त बनेगा। हम आचार्य चाणक्य की तस्वीर न लगाएं, आचार्य चाणक्य बनने की कोशिश करें। अगर आप सच मानो में ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखें कि क्या हमने चाणक्य बनने की कोशिश की, हमने भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं की, हमने छत्रपति महाराज शिवाजी बनने की कोशिश नहीं की, हमने बोस बनने की कोशिश नहीं की, हमने विवेकानंद बनने की कोशिश नहीं की, हमने सावरकर बनने की कोशिश नहीं की। हाँ, इनकी तस्वीर कहीं कहीं लटकी नजर आती है ताकि लोगों को हम ये धोखा दे सकें कि देखिए हम इन्हें मानते हैं। हमने अपना चरित्र नहीं बनाया, क्योंकि सब कुछ सुविधा हमें इसी दौर में चाहिए थी। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सत्ताओं से कई हजार गुना भूमिका अध्यापक की होती है। हम सबको अपनी भूमिका
ईमानदारी से निभानी चाहिए। कोई देखेगा हमें, कोई हमें क्या कहेगा, कोई हमें महान कहेगा नहीं कहेगा। ये जो आज पूरा सिलसिला देश में चल रहा है, न जीडी बख्शी ने, न कर्नल RS सिंह ने, जिनकी ससुराल बनारस है, जो उस राजा परिवार से आए हुए हैं, बहुत संपन्न परिवार के हैं, और रोज ऐसी जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स कोई जगह, कोई टेलीविजन में ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी, वो जो अलग अलग चेहरों में, अलग अलग पार्टी के नकाब में बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल की शक्ल में बैठे हुए हैं, उनको एक्सपोज नहीं करता। और 500 साल तक यह डर रहना चाहिए कि अगर इस देश की सनातन संस्कृति के साथ जो भी कुछ तुमने किया है, इस देश के हजारों मंदिरों को तुमने तोड़ा है, तुम मंदिर तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, भारत के साथ नहीं खड़े हो। तो तुम्हें अगर डर लगता है तो कई हजार साल तक लगना चाहिए, और जो डराने में सक्षम है उसे आप गद्दी पे बैठाते रहिए। लिहाजा 5 अगस्त और 6 अगस्त भारत के नागरिक अगर इस बात से खुश हैं कि देश में सब कुछ ठीक हो गया है, असली चुनौती आपकी 6 अगस्त के बाद शुरू हुई है। जिन्होंने 1000 साल में नहीं सोचा था कि हमारी बनी बनाई पिछले 1000 साल का डर और सत्ता चली जाएगी, वो पूरी ताकत के साथ इस देश में पलटवार करेंगे। उसकी तैयारी जारी है। इस देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेलने की तैयारी है। सेकुलरिज्म के नाम पे है, मुसलमान के नाम पे है, मजलूम के नाम पे है, विक्टिम के कार्ड पे है, जय भीम जय मीम के नाम पर बहुत सारी तैयारी की जा रही है। आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। इसलिए छोटी घटना बड़ी होने वाली है, और बड़ी बड़ी घटनाओं पे चर्चा न हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। और ये युद्ध साइकोलॉजिकल युद्ध होगा। इसलिए मस्जिदों से हथियार मिलते हैं तो उसकी खबर नहीं बनने दी जानी चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म का भूत हिंदुओं को इतना चढ़ा दो कि ये सच बात कहने से डरे। इसलिए आपको ज्यादा अलर्ट होना है। गुजरात की माओ बहनों से मेरी एक दरखास्त है, गुजरात भी इससे ग्रस्त है। मुझे कई लोगों ने मुझसे आके इस बात के बारे में चिंता जाहिर की। किसी एजेंडे के तहत जो काम बॉलीवुड ने शुरू किया था, जिस एजेंडे के तहत गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जिस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान की फिल्मों से मंदिर भजन गायब हुए और मौला रे मौला शुरू हो गया, जिस एजेंडे के तहत हर कैरेक्टर में लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है, हर एजेंडे के तहत इस्लाम को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं को कास्ट और गंदे तमाम जो चीज़ें, जो पाखंड है, उसको ऐसे दर्शाया जा रहा है कि देखो हिंदू धर्म में कितनी खराबियां हैं। उसी एजेंडे के तहत देश जागृत हुआ है और लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दी है। एक घटिया सा 2 कौड़ी का प्रोग्राम आता है, बिग बॉस। उस प्रोग्राम के अंदर किसी एजेंडे के तहत ब्राह्मण लड़कियों को दिखाया गया है और कश्मीर के मुसलमान लड़कों को एक ऐसी अवस्था में दिखाया गया है जो सार्वजनिक तौर पे आप उस प्रोग्राम में देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। एक एजेंडे के तहत यह किया जा रहा है ताकि इस देश के सनातन संस्कृति की भोली भाली लड़कियों को पहले बॉलीवुड के नाम पर खेल किया गया और अब ये बिग बॉस नाम के टाइप के प्रोग्राम जो चलते हैं बाजारू, उसके तहत किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रोग्राम आपकी संस्कृति को कमजोर कर देगा, लेकिन इस पे आपका
रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि धीरे 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 वो सब करो जिससे कुछ चीजें ग्लोरीफाइड लगें और उनको चलते रहना चाहिए। फिल्मों का एजेंडा मैंने खूब देखा है। एक साहब अथीस्ट है, कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने जितनी कहानियां लिखी हैं उस कहानियों का सबसे बड़ा कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन। वो खुद अथीस्ट हैं, लेकिन उनकी कहानी में अमिताभ बच्चन मंदिर में जाके कहता है कि तुम खुश तो बहुत हुए, आज तुम्हारी मैं देहरी पे माथा टेकने आया हूं। लेकिन वही अमिताभ बच्चन की हर स्टोरी में या तो वो 786 का बिल्ला होता है जिसे गोली लग के निकल जाती है। जितने भी कैरेक्टर हिंदुओं के नाम से हैं, उन कैरेक्टर में या तो वो हिंदू चोर दिखाया गया है, या दोगला दिखाया गया है, या वो मक्कार दिखाया गया है। और जितने भी नाम मुसलमान हैं, उन नामों के अंदर इतनी इज्जत और इतनी शालीनता दिखाई गई है कि उससे ज्यादा शालीनता कहीं मिलती नहीं है। हर कैरेक्टर के अंदर उसको एक ईमानदार मुसलमान दिखाया गया है, हर कैरेक्टर के अंदर एक खास सोच को बड़ा किया गया है। और मैं नहीं कह रहा, आप सब लोगों ने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी। इस एजेंडे के तहत छोटी सी घटना है, संजय दत्त ने बायोपिक बनाई थी, आप सब ने देखी होगी। उसी बायोपिक के अंदर एक जुमला है जिसने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ झूठ नहीं है। संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त ने जब नरगिस से शादी करने का प्रपोजल रखा, आप जानते हैं उस वक्त के मुंबई का माफिया डॉन हाजी मस्तान ने फोन किया सुनील दत्त को और कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि नरगिस से शादी करो, और उसको अपने उस अड्डे पे बुलाया। ये सच्ची घटना है। और उसने कहा कि मैं नरगिस को खुश रखूंगा। आप यकीन मानिए, इस देश में स्थिति आपकी ये थी कि आप किससे शादी करें, उसके लिए उस मुसलमान अगर माफिया डॉन है तो उसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी। और ली, पूरी जिंदगी उसने ईमानदारी से निभाया, लेकिन उसके लिए एक माफिया डॉन की परमिशन जरूरी थी। लेकिन आपकी लड़कियों को इसलिए बरगलाया जा सकता है, इसलिए वो इजीली टारगेट हो जाती हैं कि हमारे घर में हमारी माएं, एक एवरेज मां की बात कर रहा हूं, हमारी माएं चमत्कार की खोज में ऐसे ऐसे बाबाओं के यहां चली जाती हैं कि एक बाबा है, वो कहते हैं समोसा खाया था, तो वो कहती नहीं, तो उसे चटनी से खाया था, उसने कहा खाया था, तो चटनी कौन सी थी कि लाल रंग की थी, नहीं हरे रंग की थी, तो लाल रंग की खाना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा बहुत घूम रहे हैं। और भारतीय महिलाएं ये कब से चमत्कार में पड़ने लगी। कोई रहीम साहब के घर जा रहा है, ये अलग अलग बाबाओं ने जो दुकानें चला रखी, इसमें सबसे ज्यादा भारतीय नारी क्यों जा रही है भाई? उसका घर संपन्न है, उसके घर में सब कुछ मौजूद है, क्या ऐसी बात है कि वो चमत्कार के चक्कर में अपने बच्चों और बच्चियों को छोड़ करके इन बाबाओं के भुलावे में आ रही है? और वो बाबा क्या क्या करते हैं वो बाद में पता चलता है। आप सनातन संस्कृति की हैं, आप उस वंशज की हैं जिन्होंने जौहर किया है, आप उनकी वंशज हैं जो दुर्गा बन के जिन्होंने अपने दुश्मनों का सर्वनाश किया है। आप लोग अपनी उन लड़कियों से जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया है, जिनके अंदर समाज के बदलाव हो रहे हैं, जिनके शरीर में एक नेचुरल बदलाव हो रहे हैं, आपकी वो बेटी भी इसी समाज में रहती है, उसके अंदर भी अजीब अजीब इच्छाएं जो होंगी वो आएंगी। मेहरबानी करके बाबाओं के चंगुल में न जाएं। अपनी 10वीं क्लास की लड़की को
अपना दोस्त समझ के उसके मन मस्तिष्क में होने वाले बहुत सारे कोतूहल को शांत करें, उसको बताएं। दोस्त बन के रहेंगी तो वो अपने मन की बहुत बातें आपसे करेगी। अगर आप सिर्फ मां बन के रहेंगी तो अपनी बात नहीं बताएगी। और इस शहर में बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं जो कलेवा पहन करके लड़कियों के स्कूल के बाहर घूमते हैं और उनको अपने चुंगल में फंसाते हैं। और उसके बाद क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपनी बात सुनाने का और सुनने का, वो अपनी बात अपने मन की किसी ऐसे आदमी से कह देती है, किसी भरोसे में कह देती है कि उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं धीरे धीरे एक ट्रैप में फंसने जा रही हूँ। और जब तक उसे ध्यान आता है तब तक जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। आप तमाम माएँ बहनें अपने उन बच्चों के साथ बैठें, उनसे बात करें। और सोना पहनने का भारतीय नारी को बहुत शौक है। सोना पहन करके सड़क पे चलेंगी, हजारों लुटेरे भूखे नंगे घूम रहे हैं जो आपकी एक सोने की चैन छीनने के चक्कर में आपकी जान जा सकती है। सोना पहन के किसी को नहीं दिखाना है। सोने आपके घर के बुरे वक्त के लिए रखा हो, उसे बक्से में रख दीजिए। कुछ सालों के लिए सिर्फ लोहा पहनिए, समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी।